Hello everyone, this is Mohit Advocate. Good morning. And in today's video, we will complete a major chunk, a major part of the Constitution of India. That is Part 5, the Union. We will complete today from Article 52, starting from Article 52 to Article 147. We will complete the whole of the provisions, the whole of the articles today in a single short video. I am reading all the provisions from my mini pocket edition of the Constitution of India by Gopala Shankaracharya. And let's start without wasting a second. It's a long journey to travel today. So straightly I'm starting Part 5, the Union. Chapter 1, the Executive. द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बता रहा है चैप्टर 1 में। तो आर्टिकल 52, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भारत देश के। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शैल है मैंडेटरी है कि भारत देश के, एक भारतवर्ष के लिए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहब तो होंगे ही होंगे। आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की, केंद्र की किसके पास रहेगी? तो आर्टिकल 53 क्लोज 1, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के पास रहेगी केंद्र की सारी पावर। एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स, और राष्ट्रपति द्वारा ही एक्सरसाइज की जाएगी। या तो वो केंद्र की पावर खुद एक्सरसाइज करेंगे, या फिर डायरेक्टली खुद कर लेंगे, या फिर किसके द्वारा करेंगे, या फिर अफसरों के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा करेंगे। और वो ऑफिसर्स कौन होंगे? जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो अभी चुने गए हैं रिसेंटली, वो ही होते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और जो राष्ट्रपति से जूनियर होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो और वो अन्य ऑफिसर्स, और वो कैसे संभालेंगे फिर कार्यभार? इस संविधान के अकॉर्डिंगली ही। अब सेक्शन आर्टिकल 53 क्लोज 2, विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन, ऊपर वाले जो प्रोविजंस अभी मैंने बताए ये वाला, इसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए, इसको बिना कुछ इसको मिक्सअप करे हुए ये बताना चाहता है। द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन, जो सुप्रीम कमांड रहेगी किसकी? डिफेंस फोर्सेज, जो फौजी होते हैं, पैरामिलिट्री होते हैं, कोई भी आर्मी, डिफेंस फोर्सेज वाली आर्मी किसके पास रहेगी? शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कमांडर कौन होगा आर्मीज का? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी होंगे। एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ, और जो उसकी एक्सरसाइज होगी वो किसके द्वारा रेगुलेट होगी? सुप्रीम कमांड की कानून द्वारा। अब आर्टिकल 53 क्लोज 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल, कुछ भी इस आर्टिकल में क्या रोकेगा नहीं, क्या करने से? ए बी डीम टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट, की ट्रांसफर को कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्या ट्रांसफर नहीं होगा? सॉरी, प्रेसिडेंट को कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्या ट्रांसफर नहीं होगा? एनी फंक्शंस कन्फर्म्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग लॉ, कोई भी फंक्शन जो प्रेसिडेंट बनने से पहले किसी एग्जिस्टिंग लॉ ने किस पर कन्फर कर रखा है? ऑन द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य की सरकार पर कन्फर कर रखा है, और अदर अथॉरिटी या किसी अन्य अथॉरिटी पर कन्फर कर रखा है कोई फंक्शन किसी कानून के तहत। तो ये मत मान लेना से आर्टिकल 53 आते वक्त 1950 में कि वह फंक्शन राष्ट्रपति के पास चले गया, बिल्कुल नहीं जाएगा। ये प्रोटेक्शन दे रहा है, सेविंग कर रहा है। आर्टिकल 53 क्लोज 3 सेविंग कर रहा है कि और कोई कानून अगर किसी राज्य सरकार को ये फंक्शंस दे रखे सुप्रीम इसके डिफेंस फोर्सेज के, तो उनके पास ही रहेंगे। अब भी प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम कन्फरिंग बाय लॉ फंक्शंस ऑन अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट, कुछ भी ऐसा इस आर्टिकल 53 कुछ आर्टिकल 53 का क्लोज 1 एंड 2 पार्लियामेंट को नहीं रोक सकता, संसद को नहीं रोक सकता। क्या करने से? कि कानून द्वारा किसी और अथॉरिटी को फंक्शंस दे दे और प्रेसिडेंट को छोड़ दे। संसद बिल्कुल कर सकता है। ये हमारा आर्टिकल 53। अब आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होंगे? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति को चुना जाएगा और कौन चुनेंगे? सदस्य चुनेंगे, और सदस्य किसके होंगे? इलेक्टोरल कॉलेज के होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ, और किसके इलेक्टोरल कॉलेज किनसे बनेगा? ए द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उस इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों हाउसेज, जो संसद के दोनों हाउसेज रहते हैं, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा राज्यसभा, उसके सदस्य होंगे। बी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य की, एमएलए हाउस एंड एमएलसी हाउस, उसके भी होंगे। एमएलए हाउस की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी हाउस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एमएलसी हाउस जिस राज्य में होता है उसको हम बाई कैमरल लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट एब्रीवेशन आप याद कर सकते हो, टी, फिर तुम कब, टी से तमिलनाडु, फिर टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, सॉरी एब्रीवेशन दोबारा रिपीट करता हूँ,
टी, फिर तुम कब टी से तमिलनाडु, टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, फिर एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार। तो 7 हमारे राज्यों में जो हिंदुस्तान के है उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेशन फॉलो होता है। इसकी एब्रीविएशन क्या है? इसकी एब्रीविएशन है टी, मतलब डबल टी, मतलब आप कैसे पढ़ सकते हो टी, फिर तुम कब, टी टी यू एम के ए बी, इसकी शॉर्ट एब्रीविएशन है बाई कैमरल लेजिस्लेशन के अनुसार राज्य में याद करने के लिए। अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है आर्टिकल 54 की? इन दिस आर्टिकल यानी आर्टिकल 55, इस आर्टिकल में, इस अनुच्छेद में और आर्टिकल 55 में स्टेट इंक्लूड्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो स्टेट जो राज्य है उसमें क्या इंक्लूड होगा? एनसीटी ऑफ दिल्ली इंक्लूड करोगे, और कौन सा, और किसको, और कौन सी, और यूटी, जो पुडुचेरी की यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसको भी आप स्टेट मानोगे इस आर्टिकल के तहत और आर्टिकल 55 के तहत। अब आर्टिकल हम पढ़ेंगे, अब आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या तरीका रहेगा, कैसे चुनाव होंगे राष्ट्रपति के। अब 55 का एक, एज फार एज प्रैक्टिकल, जिस हद तक प्रैक्टिकल हो सके, देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए किसकी, कि जो विभिन्न राज्य हैं उनकी यूनिफॉर्मिटी रहे, उनको एक जैसा अधिकार दिया जाए। किसमें? एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। जैसे वो डाइवर्स हैं, जिस हिसाब से वो बड़े हैं, उनकी जनसंख्या है, तो उस हिसाब से वो अधिकार दिए जाते हैं। अब ये नहीं है कि राजस्थान तो इतना बड़ा राज्य है और भाई जो ये जो और भी छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे राजस्थान इतना बड़ा राज्य है, या ओडिशा देखें, या फिर उस साइड के मिजोरम साइड के राज्य देखें, वो छोटे छोटे हैं, तो ऐसे में कैसे बनेगी बात की उनको इक्वल प्रोपोर्शन दिया जाएगा? नहीं, जनसंख्या के हिसाब से होता है, वो आगे आएगा कानून। अब 55 का 2, फॉर द पर्पसेज ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टेट्स इंटर से एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल ऑफ द यूनियन एंड द नंबर ऑफ वोट्स which is elected member of parliament and of the legislative assembly of each state is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner। अभी नीचे 55 के 2 में सारा मैनर बता रखा है, तो मैनर कुछ नहीं है, जैसे जनसंख्या के हिसाब से वो मैनर डिसाइड किया जाता है कि जितनी लोकसभा की सीट्स उस राज्य में, जितनी उस राज्य में जनसंख्या है उस हिसाब से वो प्रोपोर्शन नंबर सेलेक्ट होता है। तो ये इतना जानने की पर्पस नहीं है आर्टिकल 55 में प्री के लिए। अब आर्टिकल 56, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कार्यकाल कितना रहेगा कार्यालय का, किसका? राष्ट्रपति का। अब 56 का 1, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस, प्रेसिडेंट बने रहेंगे अपने कार्यालय में फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, कितने साल तक? 5 सालों के लिए, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन ऑफिस, और 5 साल कब से कैलकुलेट होंगे? उस दिनांक से जिस दिन वो अपने ऑफिस में, कार्यालय में एंट्री लेते हैं। अब आर्टिकल 56 का प्रोवाइडेड एट ए, द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। तो राष्ट्रपति साहब अपने ऑफिस से अगर रिजाइन देना चाहते हैं, अपने आप को मतलब रेजिग्नेशन लेटर देना चाहते हैं, तो अपने हाथ से लिखित करके किसको एड्रेस करेंगे? उपराष्ट्रपति साहब को, वाइस प्रेसिडेंट साहब को, और अपने ऑफिस से रिजाइन दे देंगे। बी, द प्रेसिडेंट में फॉर वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति को इस संविधान के उल्लंघन के कारण बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग है, अगर राष्ट्रपति साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा उनके कार्यालय से। सी, द प्रेसिडेंट शैल मैंडेटरी है नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। सब कुछ भूल जाइए कि टर्म एक्सपायर हुआ, 5 साल हुए या पूरे नहीं हुए, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, जब तक कंटिन्यू होल्ड करता रहेगा राष्ट्रपति, जब तक कि कोई दूसरा राष्ट्रपति चुनकर उसके कार्यालय में ना आ जाए। 5 साल को भूल जाइए, खत्म हो गए हैं, नहीं हुए हैं, तो जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाएगा, जब तक प्रेसिडेंट साहब बना रहेंगे अपने कार्यालय में। अब आर्टिकल 56 का 2, एनी रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लोज ए, जो राष्ट्रपति साहब रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट साहब को, और वो किसको दिया गया है? राष्ट्रपति साहब को दिया गया है। तो जो क्लोज ए में साफ साफ दिखलाया गया था, ऑफ द प्रोवाइजर टू क्लोज 1 शैल फोर्थ विद बी कम्युनिकेटेड बाय हिम। तो उपराष्ट्रपति साहब किसको जल्द से जल्द किसको कम्युनिकेट करेंगे? उस रेजिग्नेशन लेटर की किसको वार्तालाप करेंगे? टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, जो ऑनरेबल स्पीकर रहेंगे किसके? लोकसभा के, उनको उपराष्ट्रपति साहब कम्युनिकेट करेंगे कि मेरे को राष्ट्रपति साहब ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सो ये हो गया हमारा आर्टिकल 56। अब आर्टिकल 57 पढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सक्षम है कि दोबारा री इलेक्शन हो जाए? किसके? एक ही व्यक्ति जिसको एक बार राष्ट्रपति चुना जा चुका है, वो दोबारा राष्ट्रपति चुने जा सके। तो पढ़ते हैं, अ पर्सन हु होल्ड्स, अ पर्सन जिसने होल्ड किया हुआ है क्या कोई कार्यालय, हु है और हु हैज होल्ड, जिसने कभी होल्ड किया था,
ऑफिस एज प्रेसिडेंट क्या कार्यालय राष्ट्रपति की तरह शैल मैंडेटरी क्या सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर और कुछ अन्य चीजें लिखी हुई उसको तो मानना, आगे पढ़ना। बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू डैट ऑफिस, तो एलिजिबल है, सक्षम है कि री इलेक्शन को दोबारा चुन लिया जाए उसी कार्यालय के लिए। कौन से कार्यालय के लिए? राष्ट्रपति के कार्यालय के लिए। अब यहाँ हुआ हमारा आर्टिकल 57 समाप्त। अब हम आर्टिकल 58 पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? चुनाव होता है जब किसका? राष्ट्रपति साहब का। अब आर्टिकल 58 का 1, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सक्षम मत समझना कि वो राष्ट्रपति बन जाएगा जब तक कि वह क्या नहीं है, ये नहीं है। ए, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक नहीं है, मतलब वह भारत का नागरिक होना चाहिए जो राष्ट्रपति बनेगा। बी, हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल की उम्र उसने आयु पूरी कर ली हो तभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकता है, मतलब कंटेस्ट कर सकता है। सी, इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, क्वालिफाइड होना चाहिए वह व्यक्ति की वह इलेक्शन लड़ सकता है, वह चुनाव लड़ सकता है एज अ किसका? लोकसभा के एमपी की तरह, मतलब एमपी वो बना नहीं है पर वो क्वालिफाइड है कि वो सक्षम है कि वो एमपी के इलेक्शन लड़ सकता है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव भी लड़ सकता है। अब आर्टिकल 58 क्लोज 2, अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन, एक व्यक्ति को असक्षम समझ लेना एज प्रेसिडेंट उस राष्ट्रपति की तरह, इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर वह कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक फायदे का एक लाभ का कोई कार्यालय होल्ड करे बैठा है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और किसके अंडर करे बैठा है? किसी भारत सरकार के अंडर में लाभ का कार्यालय होल्ड करे बैठा है, और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, या किसी राज्य सरकार के अंदर वो लाभ का कोई कार्यालय होल्ड करे बैठा है वो व्यक्ति, और अंडर एनी लोकल और अथॉरिटी, या किसी लोकल और अदर अथॉरिटी के अंदर वह लाभ का ऑफिस होल्ड करे बैठा है वह व्यक्ति, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और वो अदर और लोकल अथॉरिटी किसके सब्जेक्ट में है? जो ऊपर दी गई गवर्नमेंट है, राज्य सरकार के कंट्रोल में है या फिर राज्य सरकार के कंट्रोल में, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। अब आर्टिकल 58 हमारा ये आर्टिकल 58 की एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को समझने के लिए, अ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बाय रीजन ओनली दैट ही इज द प्रेसिडेंट, एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए ही कारणवश नहीं मान लेंगे कि उसने कोई फायदे का ऑफिस भारत सरकार में और राज्य सरकार में होल्ड किया हुआ है, क्योंकि वह सिर्फ राष्ट्रपति है और वह उपराष्ट्रपति है ऑफ द यूनियन, किसके लिए? केंद्र के लिए, और द गवर्नर क्या वो राज्यपाल है ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य का, और इज ए मिनिस्टर ईदर फॉर द यूनियन ऑफ द स्टेट, या कोई वो मंत्री है किसका? किसी वो केंद्र का या फिर किसका? राज्य का। तो मत समझ लेना कि उसने कोई ऑफिस होल्ड किया है, अच्छे से ध्यानपूर्वक उसकी कार्रवाई करना, तभी बताना कि सीधा ये डिक्लेयर मत कर देना कि ये राष्ट्रपति जी है, ये उपराष्ट्रपति है, तो इन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ही कर रखा होगा, ये राज्यपाल है, इन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ही कर रखा होगा, वो एक्स ऑफिशियो भी नहीं होंगे, तब बात बनेगी। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा होगा, वो एक्स ऑफिशियो होंगे किसी चीज़ के, तो बात नहीं बनेगी राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अब आर्टिकल 59, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, क्या शर्तें रहेंगी राष्ट्रपति जी के कार्यालय की? अब 59 का 1, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट साहब राष्ट्रपति साहब चुने जाएंगे वो दोनों जो हमारे संसद है उसके मेंबर नहीं होने चाहिए, दोनों हाउसेज के कोई से के सदस्य नहीं होने चाहिए। कौन से हाउसेज? लोकसभा हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के सदस्य नहीं होने चाहिए राष्ट्रपति साहब, और ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, या फिर जो किसी भी जो राज्य की विधायिका है उनके भी वो सदस्य नहीं होने चाहिए। राज्य की विधायिका कौन सी होती है? एमएलए हाउस एंड एमएलसी हाउस, ठीक है, उनके भी नहीं होने चाहिए। एंड इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अगर मान के चलो अगर कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है राष्ट्रपति के रूप में, और वह व्यक्ति किन में से चुना जाता है? दोनों, या तो संसद के हाउसेज में से या फिर विधायिकाओं के हाउसेज में से, तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वैकेटेड हिज सीट, तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपने हाउस ऑफ पार्लियामेंट की दोनों हाउसेज में किसी भी पार्लियामेंट के जो मेंबर थे और विधायिका जो एमएलए हाउस एमएलसी हाउस के जो मेंबर थे उन्होंने अपनी सीट को छोड़ दिया है, वेकेट कर दिया है, मान लिया जाएगा। इन डेट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज प्रेसिडेंट, उस दिन तक से मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी सदस्यता उस हाउस ऑफ पार्लियामेंट से और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट से छोड़ दी है जिस दिन से वह कार्यालय किसके? राष्ट्रपति के कार्यालय में एंट्री लेते हैं, उस दिन से उन व्यक्तियों ने छोड़ दी है वे पोस्ट। अब ये 59 का 1 कहता है, 59 का क्लोज 2 जो कि कहता है द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अब राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो कोई और फायदे का ऑफिस जो राज्य सरकार के अंदर है या फिर भारत सरकार के अंतर्गत है होल्ड नहीं करेंगे। अब जैसे हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी थी, वो पहले गवर्नर थी, राज्यपाल थी, उन्होंने राज्यपाल की कुर्सी छोड़ दी तभी वो हमारी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी बनी है, ठीक है, ये समझ लेना। अब आर्टिकल 59 का क्लोज 3
द प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंसीज। बोल रहा है कि कोई भी किराया नहीं पे करेंगे, कौन, हमारे राष्ट्रपति साहब। तो और वो क्या यूज करेंगे, हमारे राष्ट्रपति भवन को, द ग्रेट राष्ट्रपति भवन जो हिंदुस्तान का है। एंड शैल ऑल्सो बी एंटाइटल टू सच एमोल्यूमेंट्स, और उनको क्या एमोल्यूमेंट्स भी मिलेगी, अलाउंसेस भी मिलेंगे, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, और प्रिविलेजेस भी मिलेंगी, खातिरदारियां भी होंगी उनकी, एज में भी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय, और वो पहले से संसद ने कानून के द्वारा तय करा हुआ है उनको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, एमोल्यूमेंट्स मिलेंगी और प्रिविलेजेस मिलेंगी, एज में बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एंड अंटिल प्रोविजन इन दैट वी हैव सो मेड सच एमोल्यूमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। और जब तक कि पार्लियामेंट, ये तो बहुत पुरानी बात है, अब तो बन गए कानून, जब तक कि कानून नहीं बनता तो सेकंड शेड्यूल में जो एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस दी हुई है वो राष्ट्रपति साहब फॉलो करेंगे। अब तो कानून बन चुका है बहुत पहले का ही पार्लियामेंट में। अब आर्टिकल 59 क्लोज 4, द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो एमोल्यूमेंट्स रहेंगे और अलाउंसेस रहेंगे राष्ट्रपति साहब के, शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, बिल्कुल भी कम नहीं होंगे उनको। जो 5 लाख उनकी अलाउंसेस है, जो 5 लाख हमारे राष्ट्रपति की सैलरी है, वो बिल्कुल भी उनके, जब उनका कार्यकाल चलेगा राष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति, बिल्कुल भी कम नहीं किया जाएगा, डिमिनिश नहीं किया जाएगा। एज इफ चाहे वहाँ इमरजेंसी लग गई हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, स्टेट इमरजेंसी लगी हो, बिल्कुल भी राष्ट्रपति के एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस, उनकी सेवाओं में कोई बाधा क्रिएट नहीं होगी, कोई भी डिमिनिश नहीं करेगा। ये हमारा आर्टिकल 59 होता है, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, मेरे गुरुजी ने भी ऐसे ही समझाया था और मैंने इंटरप्रिटेशन इसको आपकी बता दी है। अब आर्टिकल 60 में क्या होता है, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, शपथ और अफर्मेशन सारे मंजूरी कैसे लेते हैं राष्ट्रपति साहब, ये बताते भाई मंजूरी किसकी लेंगे, जो भी उनके आगे जो किताब रखी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा टेक्स्ट रखा जाएगा, उस पर साइन करेंगे तो उसको अफर्मेशन करेंगे ना, उसको अपनाएंगे ना। सो ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, शपथ कैसे लेते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब, वो बताया हुआ है आर्टिकल 60 में। एवरी प्रेसिडेंट, एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, हर राष्ट्रपति और हर वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा, एक्ट करेगा, और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर डिस्चार्ज करेगा किसकी तरह, अपने फंक्शंस राष्ट्रपति की तरह, शैल मैंडेटरी क्या करेगा, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस, बिफोर मतलब पहले, अपने कार्यालय में एंटर होने से पहले, मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शपथ लेगा, सब्सक्राइब करेगा, पढ़ेगा शपथ किसके सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के सामने, जो कि CJI किसके होते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। और इन एब्सेंस, अगर CJI की अनुपस्थिति है, वो नहीं है, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो जो CJI से हल्के से नीचे हैं और जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के, उनके सामने वो क्या पढ़ेंगे राष्ट्रपति साहब, मेक एंड सब्सक्राइब करेंगे एक ओथ। अब एन ओथ और अफर्मेशन, क्या मेक और सब्सक्राइब करेंगे, मेक तो ओथ करेंगे, ओथ को पढ़ेंगे, और अफर्मेशन को सब्सक्राइब करेंगे इन द फॉलोइंग फॉर्म, और जो नीचे फॉर्म दी गई है इस फॉर्म में, डेट इज टू से, कैसे करेंगे, आई, अब अपना नाम रख लीजिए, आई जो भी आपका नाम है एक्स, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल solemnly affirm faithfully execute the office of president or discharge the functions of president of India and will do the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये ओथ पढ़ेंगे, ये ओथ, ये शपथ उनको दिलाई जाएगी, कौन दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के होंगे, या अगर उनकी अनुपस्थिति में कोई सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट का होगा, तो बताइए आप राष्ट्रपति की आपने शपथ ले ली है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 60, जो कि ओथ और अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट की बात करता है। अब हम आर्टिकल 61 पढ़ेंगे, जो कि बताता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो हमने इम्पीचमेंट का प्रोसीजर पढ़ना है कि क्या प्रोसीजर रहेगा इम्पीचमेंट को, मतलब अगर राष्ट्रपति साहब के ऊपर कोई लालछन लगाना है, उनको रिमूव करना है उनकी कुर्सी से, तो आर्टिकल 61 में वह प्रोसीडिंग चलती है। तो हम पढ़ेंगे 61 का अब क्लोज 1, When a president is to be impeached, जब एक राष्ट्रपति को उन पे कोई उल्लंघन का कोई आरोप लगाना है, फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और किस चीज़ के लिए इम्पीच करना है कि राष्ट्रपति साहब आपने कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, इसमें कोई जो टेक्स्ट है आपने उसको अच्छी तरह से नहीं माना है, तो क्या होगा, द चार्ज शेल बी प्रेफर्ड बाई ईदर हाउस द पार्लियामेंट। तो इम्पीचमेंट का जो चार्ज होता है वो कोई भी सदन, जो कि कोई भी हाउस जो कि संसद का है, वो चार्ज प्रेफर कर सकता है, वो मतलब चार्ज को उठा सकता है और आरोप लगा सकता है राष्ट्रपति साहब पे। अब आर्टिकल 61 का क्लोज 2, नो सच चार्ज शैल बी प्रेफर्ड अनलेस, ऐसा कोई चार्ज कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट जब तक नहीं उठाएगा तब तक क्या नहीं करेगा, अनलेस, ये कंडीशन से ये उस हाउस को पूरा करना पड़ेगा, फुलफिलमेंट, जब भी चार्ज उठाएगा। ए द प्रपोजल टू प्रेफर सच चार्ज, एक पहले प्रपोजल चलाना पड़ेगा कि हम चार्ज उठाने वाले हैं, इज कंटेन्ड इन रेजोल्यूशन, वो प्रपोजल कैसे जाएगा, एक रेजोल्यूशन में जाएगा,
विच हैज़ बीन मूव्ड एट लीस्ट 14 डेज नोटिस इन राइटिंग। और प्रपोजल करने से पहले 14 दिन का, रेजोल्यूशन का प्रपोजल करने से पहले एक 14 दिन का नोटिस किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति साहब को। साइंड बाय नोटिस इन राइटिंग साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस। और कौन उस प्रपोजल को, उस रेजोल्यूशन को कितने मेंबर हस्ताक्षर करेंगे? उस हाउस के 1/4 मेंबर, 1/4 सदस्य उस हाउस के जिसमें से चार्ज उठ रहा है उस पर हस्ताक्षर करेंगे उस रेजोल्यूशन पे। हैज़ बिन गिवन ऑफ देयर इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। और उन्होंने अपनी नीयत साफ कर दी है कि हम रेजोल्यूशन चलाने वाले हैं, हम चार्ज प्रेफर करने वाले हैं। अब भी सच रेजोल्यूशन हैज़ बिन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। 1/4 ने तो साइन किए थे, 1/4 ने तो सिग्नेचर किए थे रेजोल्यूशन पे, पर पास कितनों ने कर दिया वो इम्पीचमेंट का वो चार्ज? 2/3 मेंबर्स ने उस हाउस के ने वो पास भी कर दिया उस रेजोल्यूशन को। तो अब क्या होगा? आर्टिकल 61 का, अब आर्टिकल 61 का क्लोज 3, व्हेन अ चार्ज हैज बीन सो प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जब चार्ज प्रेफर हो गया है किसी भी हाउस जो कि सदन का है, उसका संसद का है, द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज। अब जैसे लोकसभा ने अगर चार्ज उठाया, प्रेफर किया है, तो राज्यसभा उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, जांच पड़ताल करेगी किसकी? उस चार्ज की जो कि हाउस ने उठाया है। और कोज द चार्ज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। और या फिर वो जो दूसरा हाउस है वो किसी और से उसको उसकी चार्ज की जांच पड़ताल करवा लेगा, खुद नहीं करेगा। जैसे लोकसभा में अगर चार्ज प्रेफर हुआ है तो राज्यसभा को इन्वेस्टिगेट करना था, पर राज्यसभा भी बोलती है कि हम नहीं करेंगे, हम किसी और से करवा लेंगे, किसी ऑफिसर से करवा लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। एंड द प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू बी, और राष्ट्रपति साहब के पास पूरा अधिकार रहेगा कि वो अपनी हाजिरी दें एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। और जब ऐसी जांच पड़ताल चल रही है उस चार्ज के ऊपर, तो अपनी रिप्रेजेंटेशन, वो क्या बोलना चाहते हैं, राष्ट्रपति साहब के पास पूरी छूट होगी कि बोलेंगे वो। अब आर्टिकल 61 का क्लोज 4, if as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house by which the charge was investigated। अगर अब रिजल्ट क्या आता है उस इन्वेस्टिगेशन का, जो चार्ज के ऊपर चल रही है, जो राज्यसभा कर रहा था, एक चार्ज जो लोकसभा ने उठाया था, कि राज्यसभा भी उस चार्ज को पास कर देता है मेजोरिटी से, और वो मेजोरिटी कितने मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए? 2/3 मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा? और कोज टू बी इन्वेस्टिगेट, या उन्होंने किसी से इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल कर रहे थे। डिक्लेयरिंग दैट द चार्ज प्रेफर्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट हैज बीन सस्टेन्ड। और राज्यसभा ने यह डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी है कि जो चार्ज लोकसभा ने राष्ट्रपति जी के ऊपर उठाया था वह सस्टेन कर गया है, वह मुकम्मल हो गया है, वह तय हो गया है, वह उसकी जांच पड़ताल पूरी हो गई है, और हमने उनको पाया है कि उन्होंने किया है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन। तो सच रेजोल्यूशन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट। तो जैसे ही राज्यसभा से वो 2/3 से पास होगा, तो क्या इफेक्ट निकलेगा, क्या परिणाम निकलेगा उस चार्ज का? कि रिमूविंग द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब को रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम हिज ऑफिस, किससे? उनके कार्यालय से, एज फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज सो पास। और कौन सा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट निकलेगा? उस डेट से, जिस डेट से लोकसभा में वह रेजोल्यूशन का चार्ज, वह चार्ज का रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 61 का क्लोज 4। हम आर्टिकल 62 पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, कितने समय में आप चुनाव करवाएंगे? टू फिल वैकेंसी, अगर कोई जैसे खाली हुई है राष्ट्रपति साहब की कुर्सी, अगर वो खाली हो गई, तो आप कितने समय में इलेक्शन करवाएंगे इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति साहब के कार्यालय को दोबारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाएंगे। एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, और कोई कैजुअल वैकेंसी प्रेसिडेंट साहब को निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया जाया गया है, और कोई नया व्यक्ति उनकी जगह चुन के आता, तो उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगा? उसी के बारे में आर्टिकल 62 सिचुएशन बिल्कुल क्लियर कर देता था, कि बहुत अच्छा आर्टिकल। तो पढ़ेंगे अब हम 62 का क्लोज 1, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी caused by the expiration of the term of office of president shall be completed before the expiration of the term। जो चुनाव हो जाएंगे राष्ट्रपति के कार्यालय के, और जो कि ऊपर वाले सेक्शन जो रिमूवल की वजह से नहीं हो रहे हैं क्लोज 1 में, वो हो रहे हैं बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस, की जो 5 साल का समय था राष्ट्रपति साहब के कार्यालय का, वह खत्म होने वाला है। तो कब हो जाएंगे? शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, जब 5 साल पूरे होने वाले होंगे, उससे पहले ही नए प्रेसिडेंट साहब को चुन लिया जाएगा, उसके चुनाव पूरे हो जाएंगे। अब आर्टिकल 62 का क्लोज 2, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट अकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ। एक चुनाव करवाना पड़ रहा है, और राष्ट्रपति के कार्यालय के लिए करवाना पड़ रहा है। क्यों करवाना पड़ रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति कार्यालय में एक वैकेंसी उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जो मौजूदा राष्ट्रपति थे उनके साथ क्या हो गया है? हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल, या तो उनकी मृत्यु हो गई है, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, या फिर उनको रिमूव कर दिया गया है। और अदरवाइज शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, तो और अदरवाइज कुछ भी कारण है तो शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, तो कितनी जल्द से जल्द हो जाएंगे? आफ्टर एंड इन नो केस लेटर देन 6 months,
तो 6 मंथ तो 6 महीने तो लिमिट है, 6 मंथ से पहले पहले उसकी उनकी कैजुअल वैकेंसी राष्ट्रपति कार्यालय की फिल हो जानी चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द वैकेंसी, जब से और कब से कैलकुलेट हो गए हैं 6 महीने, जब से कि वह अकरेंस हुई है, जब से उनकी डेथ हुई है, जब से उन्होंने रिजाइन किया या जब से उनको रिमूव किया जाए, उससे 6 महीने कैलकुलेट हो जाएंगे। उस 6 महीने के अंदर उनकी दोबारा राष्ट्रपति किसी नए राष्ट्रपति साहब को कार्यालय में बैठा दिया जाएगा। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 56, भाई आर्टिकल 56 को तो मानना, बी एंटाइटल्ड टू होल्ड ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years। और जो नए राष्ट्रपति साहब अब बैठेंगे उनको वो हकदारित होंगे किसके, कि वो 5 साल के लिए ही बैठेंगे। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन ऑफिस, और 5 साल कब से कैलकुलेट होंगे, जब से वे अपने कार्यालय में एंट्री लेते हैं। तो मान के चलिए कोई 2024 में कोई भारतवर्ष के राष्ट्रपति हैं, कोई मान के चलिए मिस्टर एक्स भारतवर्ष के राष्ट्रपति हैं, और उनको 2025 के, जैसे वो जनवरी में राष्ट्रपति 2024 में चुन लिए गए, वो अपनी ऑफिस में आ गए, लेकिन उनको 2025 के जनवरी में रिमूव कर दिया जाता है। मिस्टर एक्स राष्ट्रपति हैं जो, अब क्या होगा, अब जनवरी 2025 से 6 महीने कैलकुलेट हो जाएंगे, और उस 6 महीने के अंदर एक नया राष्ट्रपति मिस्टर बी चुना जाएगा, जो भी चुना जाए उनको फिर कुर्सी पे बैठा दिया जाएगा। तो मान के चलिए फरवरी में ही हमने राष्ट्रपति साहब चुन लिए थे मिस्टर बी, फरवरी 2025 में, तो उनका कार्यकाल कहाँ से चलेगा, उनका कार्यकाल जनवरी 24 से इफेक्ट नहीं लेगा, उनका कार्यकाल फरवरी 2025 से 5 साल चलेगा। तो उनका कार्यकाल कब तक चलेगा, फरवरी 2030 तक चलेगा, 5 साल चलेगा पूरा। ये मत मानिए कि 1 साल उनका कट गया जो पुराने वाले थे, तो 29 तक 29 तक चलेगा, नहीं, फरवरी 2025 से लेकर फरवरी 2030 तक चलेगा। तो यही हमारा आर्टिकल 62 का क्लोज 2 कहना चाह रहा है। अब हम आर्टिकल 63 पढ़ेंगे जो कि उपराष्ट्रपति जी की बात बताते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारतवर्ष के, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति जी होंगे। अब आर्टिकल 64, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो उपराष्ट्रपति साहब होंगे वो चेयरमैन रहेंगे, वो भी एक्स ऑफिशियो, कहीं और भी कार्यरत होंगे सरकार में, लेकिन वो कार्यरत और कहाँ होंगे, वो उपराष्ट्रपति भी हैं और वो काम कर रहे हैं एज अ चेयरमैन भी, और कहाँ, राज्यसभा में। तो आर्टिकल 64 उन्हीं के बारे में बताता है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब रहेंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे, किसके, राज्यसभा के। एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कोई भी लाभ का प्रॉफिट, कोई भी लाभ का कोई कार्यालय होल्ड नहीं करेंगे, बस क्या बने रहेंगे, वो उपराष्ट्रपति साहब बने रहेंगे और चेयरमैन बने रहेंगे, किसके, राज्यसभा के। यही हमारा आर्टिकल 64 कह रहा है। आर्टिकल 64 64 का प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट, बताया जा रहा है जब किसी भी समय में उपराष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति साहब की तरह बिहेव करते हैं या फिर फंक्शन संभालते हैं, और डिस्चार्ज द फंक्शन, और फंक्शन संभालते हैं ऑफ द प्रेसिडेंट, किसके, राष्ट्रपति साहब के, अंडर आर्टिकल 65 के अंतर्गत, ही शैल नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, तब अगर वह उपराष्ट्रपति साहब फंक्शन संभाल रहे राष्ट्रपति साहब के, तो वह बिल्कुल भी फंक्शंस ऑपरेट नहीं करेंगे, वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे, किसकी तरह, एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह नहीं करेंगे। And shall not be entitled to any salary or allowances payable to the chairman of the council of states under article 97। और जब उपराष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति की तरह फंक्शंस करेंगे और तो उन्हें ना तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह नहीं काम करने दिया जाएगा, और ना ही तो उन्हें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी और एम्यूलमेंट्स और अलाउंसेस दिए जाएंगे, जो कि आर्टिकल 97 बताएगा हमें। तो ये आ गया समझ में, ये आर्टिकल 64 था आपके लिए। अब आर्टिकल 65, the vice president to act as president or to discharge his functions during casual vacancies in the office or during the absence of president। तो उपराष्ट्रपति साहब कार्य करेंगे राष्ट्रपति की तरह और डिस्चार्ज करेंगे वह फंक्शंस जो कि राष्ट्रपति साहब करते, लेकिन उनकी ऑफिस में कोई कैजुअल वैकेंसी आ गई है। तो ये हमें आर्टिकल 65 रूल बताता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। अब आर्टिकल 65 का क्लोज 1, इन द इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ द एनी वैकेंसी, कोई ऐसी घटना हो जाती है और अकर हो जाती है क्या, एक वैकेंसी, एक नौकरी निकल आती है, कहाँ पर, इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कार्यालय में, राष्ट्रपति कार्यालय में एक अकरेंस हो जाती है घटना की, और कोई नौकरी निकल के आती है, मतलब कोई सीट खाली हो जाती है राष्ट्रपति साहब की, बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, किस कारणवश हो जाती है राष्ट्रपति साहब की कुर्सी खाली, उनकी मृत्यु की वजह से, रिजाइग्नेशन, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया और रिमूव लिया, उनको निकाल दिया गया इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग से आर्टिकल 61 की, और अदरवाइज है कोई और अन्य कारण है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट, शैल है मैंडेटरी है, उपराष्ट्रपति साहब ही किसकी तरह डील एक्ट करेंगे, कार्य करेंगे, राष्ट्रपति की तरह, अंटिल द डेट ऑन विच अ न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड, और किस तारीख तक, किस दिनांक तक करेंगे, जब तक कि कोई नए राष्ट्रपति साहब को चुनकर कार्यालय में राष्ट्रपति के नहीं बैठा दिया जाता। अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, और वो नया राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे, इस प्रोविजन, इस चैप्टर, इस पार्ट 5 के प्रोविजंस की तरह
टू फिल सच वैकेंसी एंटर्स अपॉन ऑफिस, जब तक उपराष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति की कुर्सी संभालेंगे, जब तक कि नए राष्ट्रपति साहब को उनके कार्यालय में नहीं भेज दिया जाता चुनकर। तो ये हमारा कहता है आर्टिकल 65 का क्लोज 1, हमारा आर्टिकल 65 का क्लोज 2 पढ़ेंगे। व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज इन फंक्शन, जब राष्ट्रपति साहब बिल्कुल असक्षम है कि वो अपने फंक्शंस डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, ओइंग टू एब्सेंस, क्योंकि वो अनुपस्थित है, इलनेस वो बीमार है, और एनी अदर कोज या कोई और अन्य कारण है, द वाइस प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज द फंक्शंस अंटिल द डेट ऑन विच द प्रेसिडेंट रिज्यूम्स हिज ड्यूटीज। तो उपराष्ट्रपति साहब कब तक राष्ट्रपति साहब के फंक्शंस निभाएंगे, जब तक कि राष्ट्रपति साहब अपने ऑफिस को रिज्यूम नहीं कर लेते, दोबारा उसमें आकर अपना कार्यालय नहीं संभाल लेते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 65 का क्लोज 2। अब हम आर्टिकल 65 का क्लोज 3 पढ़ेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट शैल, उपराष्ट्रपति शैल मैंडेटरी क्या करेंगे, ड्यूरिंग एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ, जब तक किस संदर्भ में, द पीरियड वाइल इज सो एक्टिंग, उस पीरियड में, उस कार्यकाल में जब वो एक्ट कर रहे थे किसकी तरह, राष्ट्रपति की तरह, और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ, और किसके फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहे थे, प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति साहब के, हैव ऑल द पावर्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति साहब के पास सारी शक्तियां और सारी इम्यूनिटीज आ जाएंगी, कौन से जनाब वाली, राष्ट्रपति वाली, एंड बी एंटाइटल्ड टू सच एम्यूलमेंट्स, और हकदारित होंगे उपराष्ट्रपति साहब उन एम्यूलमेंट्स के, अलाउंसेस के एंड प्रिविलेजेस के, एज में बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, और संसद इस विषय में कानून बना देगा कि उपराष्ट्रपति साहब अब राष्ट्रपति साहब वाले एम्यूलमेंट्स और अलाउंसेस के हकदारित होंगे। एंड अंटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज सो मेड, और जब तक, अब तो बन चुका है, और जब तक प्रोविजन नहीं बन जाता इस बिहाफ में, सच एम्यूलमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेज एज आर स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, तो उपराष्ट्रपति साहब को जो सेकंड शेड्यूल में राष्ट्रपति साहब के अलाउंसेस एम्यूलमेंट्स लिखे हुए हैं वो मिलेंगे। यही हमारा आर्टिकल 65 क्लोज 3 बोलता है। अब हम आर्टिकल 66 पढ़ेंगे जो कि बोलता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति साहब के इलेक्शन चुनाव कैसे होंगे, ये आर्टिकल 66 हमें बताएगा। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 66 क्लोज 1, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उपराष्ट्रपति साहब को उसी चुनाव की तरह चुना जाएगा, मेंबर सदस्य किसके, इलेक्टोरल कॉलेज के, और उसमें इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन उसमें शामिल होंगे, कंसिस्ट होंगे, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों संसद के दोनों हाउसेज के मेंबर सदस्य, बीट भी या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे। In accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, और जो मेंबर ऑफ लोकसभा होंगे और राज्यसभा होंगे वो कैसे चुनाव में अपनी वोटिंग करेंगे, विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम लगेगा, और बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और उनके पास हर एक एमपी होगा और हर एक जो नेता होगा राज्यसभा का, उनके पास क्या होगा, सदस्य क्या होगा, उनके पास एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगी, वो अपना एक सिंगल मत ही दे सकते हैं। द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट, और वोटिंग जो उपराष्ट्रपति की इलेक्शन की होगी वो ईवीएम मशीन के द्वारा नहीं होगी, सीक्रेट बैलेट पेपर के द्वारा होगी। अब हमारे डेमोक्रेसी में अब चुनाव आप देखते हो कि 97 करोड़ वोटर ने ईवीएम पे मशीन दी थी, पर लेकिन जो राष्ट्रपति जी का और उपराष्ट्रपति जी का इलेक्शन होता है तो वो कैसे होता है, पर्चियां डलती हैं बैलेट में, अभी भी यकीन नहीं है किसी को भी ईवीएम मशीन पर। ठीक है, यही हमारा आर्टिकल 66 क्लोज 1 कह रहा था। अब आर्टिकल 66 क्लोज 2, द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब बनेंगे वो क्या नहीं होने चाहिए, संसद के दोनों हाउसेस के मेंबर सदस्य नहीं होने चाहिए, और ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, या तो किसी राज्य की लेजिस्लेचर विधायिका के भी वह सदस्य नहीं होने चाहिए, बी इट बी एमएलए हाउस और बी इट बी एमएलसी हाउस। एंड इफ द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट बी इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, अगर आप मान के चलिए कोई व्यक्ति जो कि मेंबर है, सदस्य है किसका, वो संसद के किसी भी हाउस में से किसी हाउस का, या फिर राज्य की विधायिका में से दोनों हाउसेज में से किसका भी जिसमें बाई कैमरल भी है, ही शैल बी डीम टू हैव वैकेटेड हिज सीट, तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है, किस जगह, उस संसद के उस हाउस में, या फिर विधायिका के राज्य की विधायिका के उस हाउस में, इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट, किस दिन से मान लिया जाएगा उन्होंने अपनी वह कुर्सी छोड़ दी है, उस दिन से जैसे ही वो उपराष्ट्रपति के ऑफिस में कार्यालय में एंट्री लेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 66 क्लोज 3, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही, कोई भी व्यक्ति को सक्षम मत समझ लेना कि वो उपराष्ट्रपति बन सकता है, अनलेस तो वो क्या पूरा नहीं कर सकता ये कंडीशंस। ए, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। बी, हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए उस व्यक्ति को। सी, इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स,
क्वालिफाइड है वो इलेक्शन लड़ने के लिए? किसका सदस्य बनने का? किसका? राज्यसभा का। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 66 का क्लोज 4। A person shall not be eligible for election as vice president if he holds any office of profit under the government। एक व्यक्ति को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा अगर वो कोई भारत सरकार में या किसी राज्य सरकार में क्या होल्ड कर रहा है, एक लाभ का कोई कार्यालय होल्ड कर रहा है, और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी, या किसी लोकल अथॉरिटी में कर रहा है या अदर अथॉरिटी में कर रहा है, टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। और वो लोकल और अदर अथॉरिटी किसके कंट्रोल में है? या तो भारत सरकार के या राज्य सरकार के, तो वे व्यक्ति नहीं लड़ेगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब आर्टिकल 67 हम पढ़ेंगे। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कितना समय रहेगा कार्यालय का? किसका? उपराष्ट्रपति साहब का। द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। उपराष्ट्रपति साहब भी अपने कार्यालय में बने रहेंगे 5 साल के टर्म तक, पीरियड तक। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन ऑफिस, और कब से कैलकुलेट होगा वो 5 साल का पीरियड? जब से उपराष्ट्रपति साहब अपने ऑफिस में एंट्री लिए हैं। अब आर्टिकल 67 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट अ वाइस प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज लेटर। तो अगर उपराष्ट्रपति साहब को अपना कार्यालय छोड़ना है, उनको त्याग पत्र देना, तो किसको लिखित में देंगे? अपने हैंड से किसको लिखित में देंगे? राष्ट्रपति साहब को अपना रिजाइन दे देंगे, अपना रिजाइन लेटर दे देंगे और अपने ऑफिस को छोड़ देंगे। कौन? उपराष्ट्रपति साहब। अब प्रोवाइजो का भी, A vice president may be removed from his office by a resolution of the Council of States। अब उपराष्ट्रपति साहब को भी उनके कार्यालय से रिमूव किया जा सकता है। और कौन करेगा? राज्यसभा के सदस्य करेंगे। और राज्यसभा के सदस्य कैसे करेंगे? पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। और रेजोल्यूशन मूव करेंगे राज्यसभा के मेंबर और सभी मेंबर्स, ऑल बाय मेजोरिटी, और मेजोरिटी से वह रेजोल्यूशन पास होगा। मेजोरिटी मतलब अगर 100 मेंबर हैं तो राज्यसभा के 50+1, तो ये होती है मेजोरिटी, जिसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। तो इसमें हमें सिंपल मेजोरिटी देखने को मिल रही है। पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ पीपल। और जो राज्यसभा ने जो रेजोल्यूशन पास किया है उसको लोकसभा ने, हाउस ऑफ पीपल ने भी एग्री किया है, सहमति जताई है। बट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज शैल बी मूव्ड। परंतु कोई भी रेजोल्यूशन इस क्लोज के लिए मूव नहीं होगा। कब तक मूव नहीं होगा? अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस हैज बीन गिवन। जब तक कि 14 दिन का कोई नोटिस नहीं दे दिया हो। किनको? ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। राज्यसभा ने 14 दिन का नोटिस नहीं दे दिया हो कि हमारी नियत है कि हम रेजोल्यूशन मूव करेंगे और हम उपराष्ट्रपति साहब को राज्यसभा से निकलवा देंगे। अब ये हो गया हमारा प्रोवाइजो बी। प्रोवाइजो सी, अ वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म। उपराष्ट्रपति साहब क्या करेंगे? शैल मैंडेटरी है, भूल जाइए उनका टर्म एक्सपायर हुआ है नहीं हुआ, उनके 5 साल पूरे हुए नहीं हुए हैं। कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, बने रहेंगे अपने कार्यालय पर अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जब तक कि उनका सक्सेसर जो उपराष्ट्रपति नया चुन के आने वाला है, जब तक कि वो उनके कार्यालय में एंट्री नहीं लेता, जब तक उपराष्ट्रपति साहब अपनी गद्दी को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा हो गया आर्टिकल 67, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह कराया है। अब देखिए, अब मेरा भी गला सूखा जा रहा है और मैं अब मुश्किल से मुश्किल अब मैं आर्टिकल 73 तक ही करवाऊंगा। फिर हमारे आर्टिकल 74 से मेन टॉपिक चालू हो जाते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, तो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। आप भी समझिए, मैं एक एक वर्ड, एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ तो कैसे होगा, लेकिन हमारी स्पीड सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छी तरह से बिल्कुल करवा दूंगा। अब आर्टिकल 68, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। अब ये वही वाला प्रेसिडेंट वाला जो हमने राष्ट्रपति साहब का पढ़ा था कि उनकी कोई ऑफिस में वैकेंसी आ जाती है, तो अब जो उनका नया कोई हमारा जो राष्ट्रपति साहब चुन के आएंगे तो उनका ऑफिस कैंसिल होगा। पीछे अभी एग्जाम्पल दिया था, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम बात कर रहे हैं। 68 पर पढ़ लेते हैं। हेडिंग पढ़ते पहले, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, ये कितने समय में उपराष्ट्रपति साहब का इलेक्शन होना चाहिए टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस। अगर उनके उपराष्ट्रपति साहब की कोई कार्यालय में पोस्ट खाली हो गई है, उनकी कुर्सी खाली हो गई, तो कितने समय में इलेक्शन होगा उपराष्ट्रपति साहब का। एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, और जो नए हमारे उपराष्ट्रपति साहब चुने जाएंगे उनके कार्यालय का कितना टर्म रह जाएगा। अभी हमें आर्टिकल 68 ही बताता है, तो वो बताता है 68 का क्लोज 1, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कोज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब जो चुनाव होगा और वो किसकी कारणवश होगा, क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति साहब के जो 5 साल का कार्यकाल था वो खत्म होने को है। शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, तो इलेक्शन चुनाव कब तक हो जाएगा नए उपराष्ट्रपति चुनने को? शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, उन 5 साल जब तक उपराष्ट्रपति साहब का कार्यालय पूरा होने वाला है टर्म, उससे पहले इलेक्शन हो जाएंगे। अब आर्टिकल 68 का क्लोज 2,
एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एक चुनाव हो जाएंगे और क्या जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उपराष्ट्रपति साहब के कार्यालय में, उसके लिए एक चुनाव हो जाएंगे अकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ। और क्यों वो वैकेंसी अकर हुई है, क्यों वह कुर्सी गद्दी खाली हुई है और क्यों चुनाव होना है, क्योंकि बस इस कारणवश क्योंकि उपराष्ट्रपति साहब की या तो मृत्यु हो गई है या उन्होंने रिजाइन कर दिया है या उनको रिमूव कर दिया गया है राज्यसभा द्वारा, और अदरवाइज शैल बी हेल्ड, या और अदरवाइज रीजन है शैल बी हेल्ड एज सून एज possible after the occurrence of the vacancy and the person elected to fill the vacancy shall subject to the provisions of article 67। और बोल रहा है कि जल्द से जल्द हो जाएंगे उपराष्ट्रपति साहब के इलेक्शन। अब जैसे हमारे राष्ट्रपति साहब के 6 महीने लिमिट दे दी थी, उपराष्ट्रपति अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उनके में कोई लिमिट नहीं दे रखी, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 67 के जो प्रोविजंस है उनको मानना, बी एंटाइटल्ड टू होल्ड ऑफिस, और जो नए उपराष्ट्रपति साहब चुने जाएंगे, जो उपराष्ट्रपति साहब जो नए चुने जाएंगे, जब हमारे पुराने उपराष्ट्रपति साहब की या तो मृत्यु हो गई है या उन्होंने रिजाइन कर दिया है, त्याग पत्र दे दिया है या उनको रिमूव कर दिया गया है, तो उनके ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो गई ना, तो अब नए जो उपराष्ट्रपति साहब चुने जाएंगे तो वो कब तक रहेंगे, कितने कार्यकाल तक रहेंगे, वो रहेंगे टू होल्ड ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years, वो पूरे 5 साल के लिए बनेंगे अब फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन ऑफिस। और 5 साल कब से कैलकुलेट होंगे, जब से वे हमारे नए उपराष्ट्रपति साहब अपने ऑफिस में एंट्री लेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर टू सिमिलर है। और कौन से आर्टिकल से मैच खा रहा है एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। आर्टिकल ये सीधा सीधा मैच खा रहा है आर्टिकल 62 से। आर्टिकल 68 तो सीधा सीधा उपराष्ट्रपति की वैकेंसी के बारे में बता रहा है, और आर्टिकल 62 जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था वो राष्ट्रपति की जब कुर्सी खाली हो जाती है उनके बारे में बता रहा है। तो ये हमारा हो गया अब 68 आर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 69, और कृपया करके सही में आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आज हम 73 तक ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इनको मैक्स टू मैक्स 45 से 50 मिनट के बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो हो जाती है तो स्टूडेंट कोई देखेगा तो वो सोचेगा 1 घंटे की वीडियो, उसका तो जान सा निकल जाएगा। तो हम अब पढ़ेंगे आर्टिकल 69, ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। तो शपथ और अफर्मेशन लेके कौन, उपराष्ट्रपति साहब। एवरी वाइस प्रेसिडेंट, हर उपराष्ट्रपति साहब शैल मैंडेटरी लेनी पड़ेगी बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, जब अपने ऑफिस में जाने से पहले, अपने कार्यालय में जाने से पहले मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट, किसके सामने शपथ लेंगे, मेक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे राष्ट्रपति जी के सामने शपथ लेंगे, और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम, या कोई और व्यक्ति जो राष्ट्रपति साहब ने अपॉइंट कर रखा है, नियुक्त कर रखा है, किस बिहाफ में, सिर्फ उपराष्ट्रपति साहब को शपथ दिलाने के काम में, तो उपराष्ट्रपति साहब उसके सामने शपथ लेंगे। और क्या करेंगे, एन ओथ और अफर्मेशन, क्या लेंगे, शपथ लेंगे और अफर्मेशन लेंगे इन द फॉलोइंग फॉर्म दैट इज, और जो नीचे मैं अभी आपके नाम को लेकर बताने वाला हूँ यह शपथ लेंगे। आई, जो भी आपका नाम है वो रख लीजिए। आई मिस्टर एक्स स्वेयर इन द नेम ऑफ द आई मिस्टर एक्स स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड do that I will solemnly affirm, bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter। तो यह शपथ लेंगे, बधाई हो आप उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अब आर्टिकल 70 हम पढ़ेंगे, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटीजेंसीज। कोई दुविधा आ जाती है, कोई कंटीजेंसी आ जाती है तो राष्ट्रपति साहब के फंक्शंस डिस्चार्ज करने के लिए आर्टिकल 70 बता रहा है। क्या बता रहा है, पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजंस एट इट थिंक्स फिट, संसद ऐसे प्रोविजंस बनाएगा, ऐसे कानून बनाएगा जैसे कि संसद को उचित लगता है, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। और किस चीज़ के लिए प्रोविजन बनाएगा कि राष्ट्रपति साहब के फंक्शंस जो उनकी प्रक्रिया है उनको डिस्चार्ज करा जा सके, इन एनी कंटीजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर। और जो उस दुविधा में, जिस दुविधा के बारे में इस चैप्टर में, जो पार्ट 5 का चैप्टर 1 है उसके बारे में इस चैप्टर ने नहीं बता रखा। तो ये आर्टिकल 70 रेजुडरी, बहुत वाइड, बहुत वास्ट स्कोप दे देता है कि पार्लियामेंट कोई भी प्रोविजन बना सकता है जो कि हमारे पार्ट 5 के चैप्टर 1 में उसका जिक्र नहीं है। अगर कोई कंटीजेंसी आ जाती है राष्ट्रपति जी के कार्यालय में, ठीक है, कुछ भी बना सकता है संसद। तो अब आर्टिकल 71, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। मुद्दे अब ये आर्टिकल 71 बताता है वो मुद्दे जो कि सीधे सीधे तौर पर कनेक्टेड हैं। किससे कनेक्टेड हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर और या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से लेकर वो कनेक्टेड है वो मुद्दे। तो हमें आर्टिकल 71 अब पढ़ना है। तो यह बता रहा है क्लोज 1, 71 का क्लोज 1, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कोई भी डाउट, कोई भी शंका और कोई भी
डिस्प्यूट्स उठते हैं किसके संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में, और वो चुनाव किसका है, राष्ट्रपति साहब का या उपराष्ट्रपति साहब का, शैल बी इंक्वायरी इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उन मैटर्स को कौन उनकी इंक्वायरी करेगा और कौन उनका निर्णय लेगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। और सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी डिसीजन दे दिया, निर्णय दे दिया, तो वह फाइनल होगा, अंतिम होगा। अब सेक्शन 71 का क्लोज 2, इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर सर्वोच्च न्यायालय उस चुनाव को, जो राष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है या उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, उसको शून्य घोषित कर देती है, वॉइड घोषित कर देती है सर्वोच्च न्यायालय, तो acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of president और vice president, जो भी कार्य उस व्यक्ति ने, जिसका कि इलेक्शन शून्य हो चुका है, उसने कोई कार्य किए हैं और किस कैपेसिटी में किए हैं कि वो परफॉर्म करा था एज एन कार्यालय किसका, राष्ट्रपति साहब का या उपराष्ट्रपति साहब का, तो उन्होंने कोई एक्ट कर दिया लेकिन उनका इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में शून्य कर दिया, तो क्या उनके एक्ट्स का कुछ होगा, अब वही पढ़ेंगे। एज द केस में भी जैसा भी मुकदमा हो, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उस दिन करे हैं या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले कोई एक्ट्स करे हैं उस राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति जी ने, शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड बाय रीजन ऑफ दैट डिक्लेरेशन, बिल्कुल भी उसको अमान्य नहीं घोषित करेंगे, क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा कर दिया है कि राष्ट्रपति साहब के या उपराष्ट्रपति साहब के जो चुनाव थे उनको हम शून्य घोषित करते हैं, तो उन्होंने कोई कार्य करे हैं अपने ऑफिस में बैठे हुए उस टाइम, जिस टाइम वे परफॉर्मेंस कर रहे थे अपने करेक्टर की एज ए राष्ट्रपति साहब और उपराष्ट्रपति साहब, तो उनके कार्य को इनवैलिडेट, अमान्य बिल्कुल भी घोषित नहीं किया जाएगा। ये अब हमारा आर्टिकल 71 का क्लोज 2 कहता है। और क्यों नहीं किया जाएगा भाई, देखो टेक्निकलिटीज़ की वजह से कोई दिक्कतबाजी आती है कि राष्ट्रपति साहब के इलेक्शंस में या फिर उपराष्ट्रपति साहब के इलेक्शंस में कोई गड़बड़बाजी होती है और डिस्प्यूट हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जाता कभी भी नहीं गया है, लेकिन मुद्दे की बात यह है, जिस इनवैलिडेट हम क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस पोस्ट की यहाँ बात हो रही है वो टॉप मोस्ट पोस्ट है हमारे भारतवर्ष की, तो उस कुर्सी की रिस्पेक्ट हो रही है कि उस कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति ने अच्छे कार्य ही करे होंगे। अगर उनको भी इनवैलिडेट कर दिया जाएगा तो आम लोग क्या विश्वास करेंगे उस कुर्सी पर भी, तो इसलिए इनवैलिडेट नहीं किया गया है। ये हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की राय थी आर्टिकल 71 क्लोज 2 को बनाते वक्त, ये मेरे गुरुजी ने बताया था। अब आर्टिकल 71 क्लोज 3, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो लिखा हो वो मानना। पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट संसद कानून के द्वारा रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, रेगुलेट करेगा उस मुद्दे को, उस पर नजर रखेगा। क्या रेगुलेट करेगा, कोई भी मुद्दा जो कि किससे संदर्भ रखता है, सीधा कनेक्टेड किससे, कनेक्शन किससे है उस मुद्दे का, राष्ट्रपति साहब के, उपराष्ट्रपति साहब के चुनावों से। तो ये हो गया हमारा 71 का क्लोज 3। अब हम 71 का क्लोज 4 पढ़ेंगे। The election of a person as president or vice president shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for what reason among the members of the electoral college electing him। बिल्कुल भी जो इलेक्शन है, the election of a person as president, एक चुनाव हुआ एक व्यक्ति का, किसकी तरह, राष्ट्रपति साहब की तरह या उपराष्ट्रपति साहब की तरह, shall not be called in question, प्रश्न में नहीं उठाया जाएगा वो चुनाव, ऑन द ग्राउंड, किस आधार पर, ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी, की अस्तित्व में है कोई वैकेंसी भाई उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, कोई वैकेंसी अस्तित्व में आ गई है, for whatever reason among the members of the electoral college electing them, कि कोई भी कारण आया हो कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स ने उन्हें क्यों चुना था और तो उन्होंने कुर्सी क्यों छोड़ी थी, यही 71 आर्टिकल 71 का क्लोज 4 कहता है। अब आर्टिकल 72, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 72 बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो कि मर्सी पिटिशंस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डलती हैं कि किसी को कैपिटल पनिशमेंट हो गई, किसी अपराधी को, किसी गुनहगार को मौत की सज़ा सुना दी गई है किसी हमारे न्यायालयों ने, तो मर्सी पिटिशन राष्ट्रपति साहब के सामने जाती है कि मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी भूल करी है, मेरी फांसी की सज़ा को आप उम्र कैद में बदल दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। तो ये 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। 72(1) द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, राष्ट्रपति साहब के पास पूरी शक्ति रहेगी कि वो माफ़ी प्रदान कर देंगे, रेप्रीव्स, रिस्पाइट्स और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, जो व्यक्ति कन्विक्टेड है, जिसको दोषी ठहराया जा चुका है, वो सज़ा काट रहा है किसी अपराध की, तो उसकी सज़ा को क्या कर देंगे राष्ट्रपति साहब,
पार्डन दे देंगे, उसकी पूरी क्षमा को उसको उसको माफ़ कर देंगे, रिप्रीव्स कर देंगे, रिस्पाइट्स कर देंगे, रेमिशंस कर देंगे, उसकी उसकी सज़ा को कम कर देंगे, कम्यूट कर देंगे। कम्यूट का मतलब 10 साल की दी हुई है या मौत की सज़ा कैपिटल पनिशमेंट दी हुई है तो उसको उसको कम्यूट करके उम्र कैद की कर देंगे। यह कर सकते हैं, यह पावर दी है 72 आर्टिकल 72 क्लोज 1 में। और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, और कौन से अपराधों के लिए वो कन्विक्टेड है वो नीचे पढ़ेंगे। ए, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंसेस बाय द कोर्ट मार्शल, अगर कोर्ट मार्शल से उस व्यक्ति को सेंटेंस हुई है तो हर केसेस में वह यह कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब पार्डन, रेमिट, रेप्रीव्स कर सकते हैं। बी, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू एनी मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, किसी ऐसे कानून में उस व्यक्ति को सजा हुई है, कन्विक्शन हुई है जिसमें केंद्र के कोई कानून का उल्लंघन हुआ था और उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया था और उसमें केंद्र के कानून में उसको सजा हुई है, तो उसके लिए भी पार्डन कर देंगे राष्ट्रपति साहब, रेप्रीव कर देंगे, कम्यूट कर देंगे, रिस्पाइट्स कर देंगे। अब सी, इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, हर उन मुकदमों में जहाँ सजा किसकी है, मृत्यु की सजा है, तो उसको भी आर्टिकल 72 क्लोज 1 से रेमिट कर देंगे, रेमिट कर देंगे, पार्डन कर देंगे, रिप्राइव कर देंगे, रिस्पाइट्स कर देंगे, रेमिशन कर देंगे, तो यह होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 72 का क्लोज 2, नथिंग इन सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 1, जो हमने ए पढ़ा था कोर्ट मार्शल वाला, उसमें देखिए शेल अफेक्ट द पावर कन्फर्ड बाय लॉ, कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा उन शक्तियों को जो कि कन्फर करा कि किसी कानून ने, ऑन एनी ऑफिसर, किसी अधिकारी पर, ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, और वो कौन सा अधिकारी है, आर्मी का, कोई फौजी का, आर्म्ड फोर्सेज का अधिकारी है, ऑफ द यूनियन, टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस पास बाय कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल की जो सजा उसने दी थी, कोर्ट मार्शल से एक व्यक्ति को सजा हो गई थी, तो ये मत सोच लेगा कि राष्ट्रपति के पास ही पावर है, उस अधिकारी के पास भी पावर है कि वो भी सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है और रिप्राइव कर सकता है उस अपराधी की सजा को। तो ये हमारा 72 का क्लोज 2 था। अब 72 का क्लोज 3, नथिंग इन सब क्लोज सी और क्लोज 1, तो ये जो हमने सी पढ़ा था कि किसी भी अगर कोई भी अपराध में मृत्यु की सजा है तो उसकी बात कर रहा है कि कह रहा है नथिंग इन सब क्लोज सी ऑफ क्लोज 1, कुछ भी नहीं सब क्लोज सी में क्लोज 1 के क्या नहीं करेगा, शैल अफेक्ट द पावर, कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा पावर की, शक्तियाँ किसकी, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ एक्सरसाइज बाय गवर्नर, गवर्नर की भी शक्तियाँ हैं कि वो सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है किसी भी सजा को, जो कि हमारे कौन से क्लोज में दी गई है, सी क्लोज में दी गई है। राज्यपाल के पास भी ये पावर्स है कि वो भी रेमिट कर सकता है, पार्डन दे सकता है। ठीक है, ऑफ अ स्टेट, राज्यपाल किसका, राज्य का, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इज फोर्स, किसी भी कानून के संदर्भ में जो टाइम के दौरान फोर्स में है, तो राज्यपाल के पास भी पावर है कि वो पार्डन दे सकता है। और सीधे सीधे राज्यपाल जी के पास पावर मैं बता देता हूँ अभी कौन से में है, राज्यपाल के पास पावर है आर्टिकल 161 में कि वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं इन व्यक्तियों को जिनको मृत्यु की सजा हुई है किसी अपराध को लेकर और किसी कानून में। ठीक है, तो आर्टिकल 72 जो कि प्रेसिडेंट के पास पावर है ग्रांट पार्डन करने की, तो हमारे राज्यपाल जी के पास 161 में पावर है, साथ में लिख लीजिए 72 के। ठीक है, मैंने तो लिख नहीं रखा क्योंकि देखो ये बहुत प्यारी बुक है मेरी, छोटी सी, मैं इसको बहुत प्यार से रखता हूँ, बिल्कुल भी मैंने इस पर एक पेन भी नहीं चला रखा, ये मेरा रफ पैड का पेन है, ये भी नहीं चलाता मैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आर्टिकल 72। अब हम आर्टिकल 73 पढ़ेंगे जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, कहाँ तक हदें फैलेंगी केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर्स की, ये 73 बताता है। 73 का क्लोज 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान में जितने भी प्रोविजन लिखे हुए उनको तो मानना पड़ेगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड, जो केंद्र की पावर है, जो राष्ट्रपति की पावर है, वो कहाँ तक एक्सटेंड होगी वही बता रहा हूँ। ए, टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज, उन मुद्दों तक भी फैलेगी एग्जीक्यूटिव पावर केंद्र की जिन संदर्भ में संसद के पास पावर है, शक्तियां हैं कि वो कानून बना सकते हैं। तो सीधी सीधी बात किसकी हो रही है, ये 7th शेड्यूल में लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट की बात हो रही है कि यूनियन के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक एक्सटेंड करी है यूनियन की, शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में जितने मुद्दे हैं वहाँ तक एक्सटेंड करी है। बी, टू द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स, एक्सरसाइज कर सकते हैं कौन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, अधिकारों का, अथॉरिटी का, एंड जुरिडिक्शन एज आर एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार द्वारा एक्सरसाइजेबल है बाय वर्चू ऑफ एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट, और किस संदर्भ से कोई ट्रीटी हुई है और कोई करारनामा है उस संदर्भ से। अब आर्टिकल 73 क्लोज 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड द एग्जीक्यूटिव पावर रेफर टू इन सब क्लोज ए, जो सब क्लोज ए में जो यूनियन लिस्ट में कानून बने थे उसकी बात हो रही है। शैल नोट, बिल्कुल भी नहीं, मैंडेटरी है। सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ इस संविधान ने बचा रखा है वहाँ तो मानना, नहीं तो और इन एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, या कोई संसद में कानून बनते हैं उसको भी मानना। एक्सटेंड इन एनी स्टेट, तो वो कानून उन मुद्दों पर भी लगती है जो किसी राज्य के स्टेट लिस्ट के मुद्दे हैं।
टू मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज पावर टू मेक लॉज। तो यूनियन जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, केंद्र की, राष्ट्रपति की, वो स्टेट के मुद्दों पर भी लगती है। मतलब सीधी सीधी बात है, लिस्ट 2 ऑफ 7 शेड्यूल पर भी लगती है। ठीक है, अब आर्टिकल 73 का क्लोज 2, until otherwise provided by parliament, जब तक कि संसद बता नहीं देता, a state and any officer or authority of a state, कोई राज्य, कोई भी ऑफिसर, कोई भी अधिकारी और कोई भी अथॉरिटी एक राज्य की, मे नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल, सब कुछ भूल जाइए इस आर्टिकल में, अनुच्छेद में कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, कंटिन्यू टू एक्सरसाइज इन मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ फॉर दैट स्पेस। तो बने रहेंगे, वही अपनी शक्ति इस्तेमाल करेंगे, वो ऑफिसर, वो अथॉरिटी, जब जो कि उनको संसद ने दी हुई है उस राज्य के संदर्भ में, कानून के संदर्भ में बनाने में। सच एग्जीक्यूटिव पावर और फंक्शंस एज द स्टेट और ऑफिसर और अथॉरिटी देयर ऑफ कुड एक्सरसाइज इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्शन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि उस अधिकारी को मान लीजिए वही पावर मिली हुई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान फोर्स में नहीं आया और उसके पास जो पहले पावर थी उन राज्यों के बारे में कानून बनाने के संदर्भ में, वही एग्जीक्यूटिव पावर हम यूनियन की भी मानकर चलेंगे। ये हमें आर्टिकल 73 क्लोज 2 बताता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया। अब हम कल के पार्ट 2 में जो हम रैपिडली फिनिश करेंगे अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हम कल करेंगे आर्टिकल 74 से लेके आर्टिकल 147 तक बिल्कुल अच्छी तरह से। तो थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो। और ये मेरी बुक है प्यारी सी, देख लीजिए। ये इलेक्शंस में आपने एक नेता के हाथ में भी देखी होगी, यही वो बुक है ये, लेकिन मैंने उनसे पहले ही मंगवा ली थी या उनके बाद मंगवाई होगी, ये याद नहीं है मेरे को, लेकिन ये वही बुक है। लेकिन ये 2024 की ड्राफ्टेड है, पब्लिश्ड है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारी बुक है और ये मेरे को दिल से प्यारी है, मेरा भारतीय संविधान। तो ये वह बुक है, तो देख लीजिए। तो आज की क्लास ख़त्म होती है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि कहाँ मेरे को और काम करने की ज़रूरत है, और मेरी इंटरप्रिटेशन, मेरी ट्रांसलेशन हिंदी में इन कानूनों की, हमारे भारतीय संविधान की, अब जो अन्य में मेरी चैनल पर वीडियो वो कैसी लगी, तो मेरे को कमेंट करके बताना। और कोई अगर डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल अपना दे रहा हूँ, तो मेरे को पूछ भी लेना कोई डाउट है तो थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाय बाय, जय हिंद, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।